हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। और इस कहानी की ख़ास बात ये है कि ये एक सच्ची दास्तान है। ये एक मकान के बारे में है। और इस वीडियो में मैं जितनी भी तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो जो भी शामिल करूँगी वो सब सच है। बिल्कुल 100% रियल। कुछ भी इसमें फेक नहीं है। ये दास्तान एक मकान के बारे में है जो एमिटिवल हाउस के नाम से मशहूर है। एमिटिवल वैसे मकान का नाम नहीं है। एमिटिवल एक इलाके का नाम है जो कि साउथ शोर लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, अमेरिका में वाक़ है। एक्चुअली इट्स नॉट इन द न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में शामिल नहीं है ये तकरीबन 13 मील दूर है न्यूयॉर्क से। लेकिन फिर भी ये एड्रेस में इसके न्यूयॉर्क आता है। ये एक स्लीपी विलेज है। जैसे कि होता है ना, दूर दूर वुडन कॉटेजेस बने हुए होते हैं, हरियाली होती है। और छोटे छोटे, मतलब वो छोटे छोटे तो खैर नहीं, लेकिन ये खेत होते हैं किसानों के पास। और छोटी छोटी हिल्स होती हैं। तो इस तरह का ये एक स्लीपी विलेज तरह का इलाका था। पुरानी कहानी है तो इसलिए था का वर्ड यूज़ करूँगी। अब तो खैर मॉडर्न हो गया। ये मकान 1924 में बना था मिस्टर एंड मिसेस जॉन कैथरन ने। और उसके बाद वो लोग कितना लंबा रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मेन कहानी शुरू होती है 1965, 1965 में, जब इस मकान में डिफ्यू फैमिली शिफ्ट हुई न्यूयॉर्क से। डिफ्यू फैमिली में घर के जो सरबराह थे वो, उनकी बेगम और 5 बच्चे, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां शामिल थीं, ये लोग शिफ्ट हुए। सब कुछ सही चलता रहा। 9 साल बाद 13 अगस्त 1974 की रात को एक दिल दहलाने वाला वक्त गुजरा। रात के तकरीबन 3:15 बजे के करीब रोनल्ड डिफ्यू, जो सबसे बड़ा बेटा था, घर में दाखिल हुआ। उसके पास उसकी ज़ाती अपनी राइफ़ल थी, M15 35 कैलिबर राइफ़ल। वो लेके वो घर में दाखिल हुआ। सबसे पहले वो गया अपने पेरेंट्स के रूम में। वहाँ पे उसने 2 गोलियाँ अपने वालिद पे चलाईं। फिर उसके बाद 2 गोलियाँ उसने अपनी वालदा पे चलाईं। फिर वो गया अपने बहनों के कमरे की तरफ। एक गोली उसने अपनी एक बहन पे चलाई, दूसरी गोली छोटी बहन पे चलाई। फिर वो निचली मंजिल की तरफ गया जहाँ पे उसके भाइयों का कमरा था। वहाँ पे उसके 2 भाई थे, एक 12 साल का और एक 9 साल का। उन दोनों पे उसने एक एक गोली चलाई और बस समझे कुछ ही मिनटों के अंदर उसने अपना पूरा घर ख़त्म कर दिया। डिफियो फैमिली का उसने बिल्कुल ही सफाया कर दिया। उसके बाद वो बिल्कुल रिलैक्स होके सो गया। सुबह उठ के वो नॉर्मल अपने काम पे गया। काम से वापस आया, वापस आके उसने बोला, ओह, तो सब मरे हुए हैं। वो अपने घर के करीबी एक बार में गया। वहाँ पे बार में जाके उसने लोगों को बताया कि मेरे घर में सब मरे पड़े हुए हैं। बाहर के लोग फिर उसके घर पे गए। वहाँ पे जाके उन लोगों ने पुलिस को कॉल करी, फिर पुलिस आई। फिर पूरी जगह का मुआयना हुआ, फॉरेंसिक टीम आई। वहाँ पे एक अजीब सी बात ये थी कि जिस राइफ़ल से मारा गया था, उस राइफ़ल के ऊपर कोई साइलेंसर नहीं था। और उसके ऊपर साइलेंसर लग भी नहीं सकता था। और तो पुलिस वाले यही सोच रहे थे कि जब एक बंदे को गोली मारी तो बाकी 5 बंदों में से कोई क्यों नहीं उठा, हरकत क्यों नहीं हुई। क्योंकि सब लोग अपने बेड पर ही लेटे हुए थे और उल्टे लेटे हुए थे पेट के बल। या तो अगर जब वालिद को 2 गोलियां मारी तो एक सेकंड के लिए उसकी माँ चौंकती, उठती, बैठती, कुछ मूवमेंट होती, कुछ भी नहीं। और ऐसा भी कहीं से नहीं लग रहा था कि इनको मारने के बाद घसीट के आके बेड पे उल्टा करके डाला गया है। वो सब लोग अपनी स्लीपी पोजीशन में ही थे। और उनके ब्लड स्टेन्स वगैरह उनके नीचे ही थे। मतलब उनको मूव भी नहीं किया गया था। ये हैरान कुन बात लगी डॉक्टर्स को भी और पुलिस को भी। या फिर ये कि अगर ऊपर वाली मंजिल पे इतनी गोलियां चली थी, 4 वालदैन के कमरे में, 2 बहनों के कमरे में, तो निचली मंजिल पे भाई उठते, कमरे से निकलते 2 से 3 मिनट में या 1 डेढ़ मिनट में भी बंदा उठ के कमरे से बाहर आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो रोनाल्ड डिफ्यू ने बताया कि मुझे कुछ आवाज़ें आती थीं उस घर में से, जो मुझसे कहती थी कि इन सब लोगों को जान से मार दो, किल दैम ऑल।
اور وہ اس کی مستقل اس کے دماغ میں سرگوشیاں ہوتی رہتی تھیں. اس نے بولا کہ میں تھک گیا تھا ان آوازوں سے لڑ لڑ کے، ان کو سن سن کے، اور پتہ نہیں کس کمزور لمحے میں نے یہ ایسا فیصلہ لیا کہ میں نے اپنی پوری فیملی کو مار دیا. یہ تفصیلات ہیں ان بد نصیب لوگوں کی جو اپنے ہی بڑے بیٹے اور اپنے ہی بڑے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گئے، وہ بھی کچھ منٹوں کے اندر. اور حالانکہ ان بہن بھائیوں کی بانڈنگ بڑی اچھی تھی، تصویروں سے اور جو آس پاس کے لوگ تھے، ان کے نیبرز اور کافی سارے لوگوں سے جب بعد میں پوچھ گچھ ہوئی تو ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ایک ہیپی سبلنگس تھے. پیرنٹس سے تو چلو بڑے بیٹے کے اختلاف رہتے ہیں، عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ والد میں اور بڑے بیٹے میں نہیں بنتی کچھ کچھ جگہوں پہ، لیکن یہ کہ بہن بھائیوں کی آپس میں بڑی اچھی دوستی تھی. تو اس کے پاس کوئی موٹیو نہیں تھا کہ اس نے کیوں مارا. اس کا ابھی بھی یہی موقف ہے، ابھی بھی زندہ ہے ڈونلڈ ڈیفیو، اور 25 سال کی سزا ملی تھی اس کو. 25 سال کی سزا کاٹنے کے بعد وہ رہا بھی ہو گیا تھا. اس نے شادی بھی کری لیکن اس کی شادی چل نہیں پائی. کچھ ہی عرصے بعد اس کا ڈیورس ہو گیا. ابھی بھی کہیں وہ امریکہ میں رہ رہا ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹلی ایڈریس نہیں پتہ، نہ کہیں مینشن ہے. میں نے کوشش کی کہ میں سرچ کروں لیکن کچھ مل نہیں پایا. اس زمانے کی یہ بہت بڑی ایک واردات تھی، اور اس مرڈر کے بعد جو اگلے دن ریڈیو پہ پہلا ٹرانسمیشن نشر ہوا اس کے بارے میں، وہ کچھ ایسا تھا. First, this bulletin from the WOR newsroom. 6 members of one family have been found shot to death in their night clothes in their expensive home in Amityville, Long Island. The only available information at this moment, according to the Amityville Village Police, is that the victims have been identified as members of the DeFeo family. They were found by a 23-year-old son, Ronald DeFeo, who is believed to be the only surviving member of the family. 6 members of the family found shot to death in their home in Amityville, Long Island. We will have further details on the 11 o'clock news. لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے. یہ تو صرف اوپننگ تھی. ان مرڈرز کے 13 مہینے بعد اس مکان میں شفٹ ہوئی لٹس فیملی، اور اس لٹس فیملی کے ساتھ جو ہوا وہ ایک انتہائی خطرناک، خوفناک اور ڈراؤنا قصہ ہے. وہ قصہ میں سناؤں گی اپنے ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں، اور وہ سیکنڈ پارٹ میں جلدی اپلوڈ کرنے والی ہوں. تو اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ لٹس فیملی کے ساتھ کیا ہوا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ پریس کریں، تاکہ جیسے ہی میں سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے اور پھر آپ جب بھی ٹائم ملے اس کو نکال کے سن سکیں. تھینک یو.